बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं पीपीएच। तो बेसिकली पीपीएच क्या होता है कि जब भी जो लेडी जो होती है वो जब प्रेग्नेंट होती है उसके बाद डिलीवरी के बाद आफ्टर डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मली ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद, पर अगर जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पीपीएच। उसके इसको हम लोग बोलते हैं पीपीएच। तो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इज मोर देन द नॉर्मल दैट अफेक्ट द लेडी हेमोडायनेमिक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पीपीएच। अब देखो अभी जैसे अगर कोई वजाइनल डिलीवरी हो रही, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो गई, अगर उसमें ब्लड लॉस ग्रेटर देन 100 ml हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पीपीएच है। वो पीपीएच ये कंडीशन है। और कोई किसी का एलएससीएस है और उसमें जो ब्लड लॉस है, कब बोलेंगे उसको पीपीएच, जब ब्लड लॉस उसका 1000 ml से ज़्यादा हो तो हम लोग उसको बोलते हैं पीपीएच। ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर वजाइनल डिलीवरी हो रही है तो हम लोग पीपीएच कब बोलेंगे, जब ब्लड लॉस जो है वो 500 से ज़्यादा हो। और सिजेरियन में जब ब्लड लॉस जो है पीपीएच कब बोलेंगे, जब ब्लड लॉस ग्रेटर देन 1000 ml हो। उसके बाद हम लोग इसमें टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ पीपीएच। तो सबसे पहले टाइप होता है बेस्ड ऑन अमाउंट। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन अमाउंट देखते हैं। तो टाइप में बेस्ड ऑन अमाउंट में क्या क्या होता है, एक माइनर होता है, एक मेजर होता है और एक होता है सीवियर। तो माइनर में क्या होता है कि जो ब्लड लॉस होता है वो होता है लेस देन 1 लीटर, और मेजर में कितना होता है, लेस देन 1 to 2 लीटर तक होता है, 1 to 2 लीटर तक होता है ब्लड लॉस। तो माइनर में लेस देन 1 लीटर ब्लड लॉस, मेजर में 1 to 2 लीटर ब्लड लॉस, और सीवियर में ग्रेटर देन 2 लीटर ब्लड लॉस। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। उसके बाद टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग होता है, टाइप ऑन बेसिस ऑफ टाइमिंग। तो टाइप ऑन बेसिस ऑफ टाइमिंग में क्या होता है, इसमें प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी हम लोग कब बोलते हैं, जब ब्लीडिंग हो जाती है विथिन 24 ऑफ बेबी डिलीवरी, मतलब बच्चा पैदा हुआ उसके 24 घंटे के भीतर ही ब्लीडिंग हो गई, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। और सेकेंडरी मतलब क्या होता है, 24 आवर के बाद होता है ब्लीडिंग, उसको हम लोग बोलते हैं मतलब बच्चा होने के 24 आवर बाद, मतलब हिमरेज अकर बियॉन्ड 24 आवर ऑफ बेबी डिलीवरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंडरी। तो हम लोग ने टाइम के बेस में देख लिया माइनर, मेजर, सीवियर। मतलब माइनर में क्या रहेगा, लेस देन 1 लीटर, मेजर में 1 to 2 लीटर और सीवियर में ग्रेटर देन 2 लीटर। और टाइमिंग में क्या होगा, प्राइमरी विथिन 24 आवर बेबी डिलीवरी और सेकेंडरी बियॉन्ड द 24 आवर ऑफ द बेबी डिलीवरी। अब उसके बाद इसके कॉज देखो क्या क्या होते हैं। तो इसके कॉज में 4T याद रखने का है अपने को। तो 4T में सबसे पहले इसको ऐसा रेड से लिखता हूँ। तो 4T में सबसे पहले होता है इसमें अटोनिक यूट्रस। तो इसका कॉज होता है पीपीएच का, क्या क्या कॉज है, 4 कॉज है इसके। अटोनिक यूट्रस, दूसरा हो गया अपना ट्रोमा, दूसरा ट्रोमा। तो 4T याद रखने का, देखो ऐसे हटा दो तो T टोनिक और T से ट्रोमा, अटोनिक यूट्रस। और वहाँ पे रिटेन्ड प्लासेंटल टिश्यू, रिटेन देखो इसमें भी T आया, तो रिटेन्ड प्लासेंटल टिश्यू मतलब कोई वहाँ पे प्लासेंटा का टिश्यू, तो प्लासेंटा निकलने के बाद कोई प्लासेंटा का टिश्यू वहाँ पे न रह गया हो तो उससे भी पीपीएच हो सकता है। तो अटोनिक यूट्रस जो कि मेन कॉज होता है, फिर ट्रोमा, फिर रिटेन्ड प्लासेंटल टिश्यू, देखो यहाँ पे भी T आया है। उसके बाद अपना है, उसके बाद होता है ब्लड कोगुलोपैथी, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं थ्रोम्बिन, ब्लड कोगुलोपैथी। तो ये 4 कॉगज हो गए। तो ब्लड कोगुलोपैथी मतलब इसमें थ्रोम्बिन, तो ये T आ गया। तो क्या क्या कॉजेस हैं, अटोनिक यूट्रस, रिटेन्ड प्लासेंटल टिश्यू, ट्रोमा और ब्लड कोगुलोपैथी, मतलब इसमें थ्रोम्बिन। तो ये 4 कॉजेस की वजह से पीपीएच होता है। अब जैसे अटोनिक यूट्रस मतलब क्या होता है कि जो यूट्रस की टोन होती है वो नहीं होती, तो यूट्रस की टोन जो है उस कांटेक्ट नहीं करता, तो उसकी जो ब्लड वेसल है कांटेक्ट नहीं करेगी, तो इसके बाद क्या रहेगा कि साइनस जो है ओपन रहेगा। इसी के लिए मतलब जो ब्लड वेसल का मुंह है ओपन रहेगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो ये पहला कॉज क्या हो गया इसमें, अटोनिक यूट्रस बता दिया। अब तो अटोनिक यूट्रस में रिस्क कैसा होता है, रिस्क होता है अटोनिक यूट्रस में क्या क्या रिस्क होता है, मल्टी ग्रेविडा कोई लेडी है, अभी मल्टी ग्रेविडा होती है तो उसमें बार बार यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है, तो इससे मसल वीकनेस हो जाती है, तो यूट्रस का टोन जो है कम हो जाता है। दूसरा, अगर किसी में प्रोटीन की डिफिशियंसी है, अब किसी में मॉल न्यूट्रिशन है और सपोज प्रोटीन की डिफिशियंसी, तो मसल जो है वीक हो जाएंगे उसमें, तो मल्टी ग्रेविडा, प्रोटीन डिफिशियंसी। और उसके बाद ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, तो किसी में मतलब ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस कभी होगा जब भी वो लेडी मल्टी प्रेगनेंसी है या फिर उसमें ट्विंस है, तो उसमें हम लोग हो सकता है उसमें। या फिर किसी लेडी में क्या है, किसी लेडी में एपीएच है। अब एपीएच अगर किसी लेडी में होगा, जैसे प्लासेंटा प्रीविया या फिर प्लासेंटा अब्रप्सियो का कंडीशन है, जैसे एपीएस में ये 2 मेन है, तो अगर इसका कंडीशन हो तो क्या होता है, वहाँ पे यूट्रस का जो टोन होता है वो गड़बड़ हो जाता है, तो इसकी वजह से हो सकता है। किसी में प्रोलॉन्ग लेबर है, अब प्रोलॉन्ग लेबर में मतलब क्या होता है, यूट्रस बार बार कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मसल वहाँ पे थक जाती है, तो मसल वीक हो जाती है, तो टोन उसका क्या होता है, कम हो जाता है।
तो ये अपने को ध्यान रखने का। तो प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से अब ये अटोनिक यूट्रस हो गया। सेकंड क्या होता है, अभी इसमें सेकंड कॉज क्या था, ट्रोमा। अब सपोज क्या हो गया, ट्रोमा, अगर जो बेबी है, बड़ा बेबी है और हम लोग वजाइनल डिलीवरी करा रहे हैं तो तोड़ फोड़ के निकलेगा, तो पेरिनियल टीयर कर सकता है। ये इसकी वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे PPS हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है बेबी नॉर्मल है पर जो वहाँ पे अपना जो वहाँ पे उसको बोलते हैं स्पेस, जो पेल्विक स्पेस मिल रहा है वो कम है। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब इसकी जो बेबी की पोजीशनिंग है, हो सकता है उसका ब्रीच हो, मतलब वहाँ पे पोजीशनिंग में वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। मतलब जो बच्चा है वो नॉर्मल है पर वहाँ पे पोजीशन में प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हम लोग ने बता दिया। तो मतलब बच्चा जो बड़ा होगा तो ज़्यादा, जैसे 4 से 5 केजी का बच्चा होगा, सपोज कोई डायबिटिक मदर है तो 4 से 5 केजी का सपोज उसका बच्चा होगा, तो क्या होगा, तोड़ फोड़ के निकलेगा तो पेरिनियल टीयर कर देगा, तो वहाँ पे PPS हो सकता है। बच्चे का साइज जो है नॉर्मल है तो उसका पोजिशनिंग में गड़बड़ है, मतलब ब्रीच प्रेजेंटेशन वगैरह है, तो उसमें भी वो PPS कर सकता है। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे अभी मैंने बताया प्रेसिपिटेशन ऑफ लेबर, मतलब जो प्रोलॉन्ग लेबर है उसकी वजह से भी हो सकता है ये। देन इसके बाद अब हो गया, अब अपने आता है थर्ड क्या होता है, रिटेन टिश्यू मतलब क्या हो, कोई प्लासेंटल मेम्ब्रेन रह गया हो यहाँ पे, या फिर कोई प्लासेंटल टिश्यू वहाँ पे रह गया हो, या फिर प्लासेंटल मेम्ब्रेन या फिर जो है प्लासेंटल टिश्यू वहाँ पे रह गया हो, तो हो सकता है उसकी वजह से PPS हो सकता है। तो ये तीसरा कॉजेस हो गया, थर्ड कॉजेस हो गया रिटेन टिश्यू और ट्रोमा। और चौथा अब हम लोग देखते हैं, चौथा डिस्कस करते हैं ब्लड कोगुलोपैथी में मतलब क्या होता है, वहाँ पे लेडी में कोई क्लोटिंग डिसऑर्डर है, मतलब सपोज कोई क्लोटिंग डिसऑर्डर में सब हो सकता है एक्वायर्ड हो सकता है कंजेनाइटल है। एक्वायर्ड में कैसा हो सकता है, लेडी को डेंगू हो, तो अपने को डेंगू पता होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है अपने को, तो प्लेटलेट्स कम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। हो सकता है हम लोग कोई उसको ड्रग दे रहे हैं जो कि ब्लीडिंग कराती हो, और जैसे इकोस्पेरिन वगैरह हो गया, हिपेरिन वगैरह हो गया, हो सकता है उसको लेडी को हेपेटाइटिस है, तो इसकी वजह से तो एक्वायर्ड में डेंगू आ गया, कुछ ड्रग आ गया, जैसे इकोस्पेरिन और हिपेरिन क्या होती है, एंटीकोगुलेंट होती है, तो ब्लीडिंग हो सकता है वहाँ पे। और हो सकता है, तो ये सब कोगुलोपैथी में आ गए, और हो सकता है वहाँ पे हेपेटाइटिस हो। और देन इसके बाद हम लोग इसमें कंजेनाइटल में क्या देखते हैं कि हो सकता है उसको कोई क्लोटिंग फैक्टर उसका एब्सेंट है, जैसे वान विली-ब्रांड करके एक फैक्टर है, इसमें वान विली-ब्रांड डिजीज़ है, इसमें फैक्टर नंबर 8 एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे क्लोटिंग को क्या करेगा, क्लोटिंग वहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाएगी अगर ये फैक्टर एब्सेंट रहेगा। या फिर क्रिसमस डिजीज़ है तो इसमें फैक्टर नंबर 9 जो है वो एब्सेंट रहता है, तो ये याद रखने का। या फिर इसको ITPC हो, ITPC का मतलब कहता है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा, हो सकता है इसको ये हो, तो ये सब इसके कॉजेस हो गए। तो ये क्लोटिंग डिसऑर्डर के कॉज हो गए। अब हम लोग क्या देखते हैं, अभी हम लोग PPH का मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट हम लोग क्या देखते हैं इसमें, सबसे पहले PPH का मैनेजमेंट कि सबसे पहले इसमें हम लोग को पैनिक नहीं होने का है, और अपने साथ हम लोग को 3-4 लोग को रखने का है, और 3-4 लोग को, और उसके बाद हम लोग को क्या रखने का है, IV लाइन हम लोग को सिक्योर करने का है, और 60 गॉस का IV लाइन रहेगा ताकि तेज़ी से ब्लड जाए। IV लाइन सिक्योर करने का, उसके जगह दो सेट करने का, ताकि एक जगह से ब्लड जाए, एक जगह से IV फ्लूइड वगैरह जाए, और एक जगह से क्या जाए अपना, एक जगह से हम लोग ब्लड कलेक्शन ले, सिंपल कलेक्शन ले। तो IV लाइन हम लोग 2 रखते हैं वहाँ पे, ताकि एक ब्लड कलेक्ट करे और एक क्या करे, एक सिंपल कलेक्ट करे, एक वहाँ से ब्लड कलेक्ट मतलब सिंपल कलेक्ट करे और एक से IV फ्लूइड देनी। अब अपने पास में हम लोग को 3-4 लोग को रखने का है। हो सकता है जो एक नर्स रहेगी वो क्या करेगी, IV कैनुला ब्लड सैंपल ये सब करेगी, और B वाली जो है BP पल्स वाइटल मीटर ये सब देखेगी, C वाली मेडिसिन अरेंज करेगी, और सेल्फ D मतलब हम लोग सेल्फ मतलब डॉक्टर, इसको क्या करना है, वहाँ पे पोजीशन देखने का कि प्रेजेंटेशन क्या है, बेबी का प्रेजेंटेशन क्या है, हेड नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद हेड उसका लो है कि नहीं है, उसका पर एब्डोमेन करके उसका यूट्रस का देखना है, यूट्रस सॉफ्ट है कि हार्ड है, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड है या रिलैक्सेस है। प्लासेंटल टिश्यू देखना है कि अंदर तो प्लासेंटल टिश्यू तो नहीं है, तो ये सब हम लोग को देखने का है। और एक को क्या करना रहता है, ब्लड बैंक अरेंज कराना रहता है, कोई एक बंदे को ब्लड बैंक, ब्लड ग्रुप ये सब अरेंज कराना रहता है। और हम लोग क्रॉस मैचिंग करते हैं, तो क्रॉस मैचिंग में हम लोग करते हैं मतलब ब्लड ग्रुप के लिए। अब उसके बाद हम लोग ब्लड सैंपल में हम लोग क्या क्या भेजते हैं, CBC हम लोग उसका कराते हैं, LFT कराते हैं, और KFT कराते हैं, LFT KT, और उसमें PT हो गया, PTT हो गया, और INR। तो ये हम लोग CBC, LFT, KFT, RFT
और PTT INR, ये जो बेस लाइन है उसको हम लोग भेजते हैं, और ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग के लिए भेजते हैं। और उसके बाद क्रॉस मैचिंग के लिए हम लोग मतलब उसका ब्लड ग्रुपिंग भेजते हैं, ताकि क्रॉस मैचिंग के लिए, ताकि अगर ब्लड की ज़रूरत हो तो हम लोग उसको दे सकें। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट में हम लोग सबसे पहले उसको IV फ्लूइड देते हैं। तो RL हम लोग पहला चॉइस रहता है, तो सेकंड चॉइस हम लोग को NS भी हम लोग दे सकते हैं, और थर्ड चॉइस DNS भी दे सकते हैं। तो RL हम लोग सबसे पहले 250 से 350 ml पर आवर देना है। देन उसके बाद 200 ml पर आवर सेकेंड डोज, फिर 150 ml पर आवर थर्ड डोज इसका होता है। अब उसके बाद मैक्सिमम फ्लूइड जो हम लोग देते हैं RL 1.5 लीटर हम लोग दे सकते हैं एक दिन में। अब उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट सबसे पहले, इफ़ यूट्रस रिलैक्स, अगर यूट्रस रिलैक्स नहीं है तो हम लोग को क्या करना है, यूटेराइन मसाज देना है। यूटेराइन मसाज मतलब हम लोग क्या करते हैं, सपोज ये यूट्रस है, सपोज क्या होता है, सपोज यहाँ पे ये अम्लिकस है, और सपोज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूटेराइन फंडस पे हम लोग ऐसा सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, तो उसको मसाज देते हैं, इसके यूट्रस जो है कॉन्टेक्ट हो जाता है, तो 20% PPH ऐसे ही गायब हो जाता है 20% लोग में। उसके बाद क्या होता है, हम लोग यूटेराइन कंप्रेशन देते हैं। यूटेराइन कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक पार्ट जो होता है, एक हैंड हम लोग फंडस पे रखते हैं, एक हैंड फंडस पे रखते हैं, और एक हम लोग फोर्निक्स पे, एंटीरियर फोर्निक्स पे हम लोग डालते हैं, और उसको हम लोग ऊपर से नीचे कंप्रेस करते हैं, सैंडविच बना देते हैं, ताकि जो मसल है कॉन्टेक्ट हो जाए, तो ब्लीडिंग रुक जाती है। उसके बाद हम लोग कुछ मैकेनिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग बलून इम्प्लेंट करते हैं। एक बलून होता है, उसको इम्प्लेंट करते हैं, वो यूट्रस में हम लोग क्या करते हैं, उसको यूट्रस में डाल के उसको इम्प्लेंट मतलब फुला देते हैं, जो ताकि क्या होगा, फूलेगा तो उसकी जो है वॉल कंप्रेस होगी, तो ब्लीडिंग रुक जाएगी, और उससे जो भी है ब्लीडिंग वगैरह, जो ब्लड वगैरह वहाँ से हम लोग बाहर से उसको अंदर से उसको हम लोग निकाल लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि कितनी ब्लीडिंग हुई है, कितनी ब्लीडिंग नहीं हुई है। तो बलूनिंग टेम्पोनेट का मतलब क्या होता है कि हम लोग बलून डालते हैं यूट्रस में, उसको फुला देते हैं, जिससे मसल जो होती है, जिसकी वॉल होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, और ब्लड वेसल का जो माउथ है वो क्लोज हो जाता है, इससे ब्लीडिंग नहीं होती। और हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से जो भी ब्लड वगैरह फ्लूइड वगैरह आ रहा है उसको कलेक्ट कर देते हैं, और हम लोग को दिखा देते हैं कि कितनी ब्लीडिंग हो रही है, हम लोग को वो भी पता चल जाता है। अब सपोज क्या होगा कि वो बलून में हम लोग को ब्लड कलेक्ट हो गया, तो हम लोग को पता चल गया कि कितना ब्लड कलेक्ट है। सपोज लेस देन 1 लीटर है तो माइनर है, ग्रेटर देन 1 लीटर है तो मेजर है, और ग्रेटर देन 1 to 2 लीटर है तो मेजर है, ग्रेटर देन 2 लीटर है तो क्या है, सीवियर है। तो इससे हम लोग को ये पता चल जाता है। ये हो गया। तो इससे कोई क्लोट ड्रेन नहीं होता, सिर्फ फ्लूइड ड्रेन होता है। तो ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग ड्रग देते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग हम लोग कौन सा देते हैं, सबसे पहले हम लोग देते हैं इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देखते हैं। दूसरा अगर इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देते हैं, अब जो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन और दूसरा जो होता है इंजेक्शन एर्गोमेट्रिन हम लोग देते हैं। तीसरा टैबलेट मीजोप्रोस्टॉल, एर्गोमेट्रिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिथार्जिन, एर्गोमेट्रिन को ही हम लोग मिथार्जिन बोलते हैं। तीसरा जो होता है टैबलेट मीजोप्रोस्टॉल। चौथा होता है इंजेक्शन कार्बापोस्ट, तो कार्बप्रोस्ट तो हम लोग देते हैं। सबसे पहले हम लोग इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन होता है वो हीट लेबाइल होता है, तो हम लोग इसका स्टोरेज लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसका स्टोरेज करते हैं, पर इसको हम लोग फ्रीज में नहीं रखते, पर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसका स्टोरेज करते हैं। और ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब टेम्परेचर 20 से कम होना चाहिए और 4 से ज़्यादा होना चाहिए, 4 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब फ्रीज में नहीं रखना अपने को। उसके बाद जो इसका डोज होता है वो 10 यूनिट होता है इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, 10 यूनिट इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन होता है। इसको IM या फिर हम लोग IV दे सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या देते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सपोज मैंने उसको लेडी को इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन दिया, IM दे दिया, तो उसको हम लोग 10 मिनट हर 10 मिनट में रिपीट करते हैं, और मैक्सिमम 3 रिपीटेशन होती है मैक्सिमम। तो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन दिया, फिर उसके बाद 10 मिनट में फिर दिया, अगर आराम हुआ ठीक, नहीं आराम हुआ तो फिर 10 मिनट में दिया। तो हर 10 मिनट में 3 रिपीटेशन होते हैं, उसको मैक्सिमम 3 रिपीट हम लोग कर सकते हैं।
अब सपोज इससे आराम नहीं हुआ तो हम लोग इंजेक्शन एर्गोमेट्रिन या फिर इंजेक्शन मेथार्जिन इसको बोलते हैं, इसका ब्रांड नेम है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका स्टोरेज होता है रूम टेम्परेचर पे, इसका स्टोरेज करते हैं और इसका डोज जो होता है 2 mg होता है और 2 mg होता है और 2 mg इसको भी हम लोग IM या फिर IV डोज से दे सकते हैं और इसका 2 mg जो होता है डोज होता है और इसको हर 30 मिनट में रिपीट करते हैं। उसको 10 मिनट पे रिपीट करते थे, इसको हर 30 मिनट पे रिपीट करते हैं और इसका भी 3 रिपीटेशन होता है, मैक्सिमम 3 रिपीटेशन होता है। याद रखना ये कार्डियक पेशेंट या फिर जो हाइपरटेंशन जो पेशेंट होते हैं उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो वहाँ पे वो ब्लड वेसल जो होती है फट भी सकती है, इसी के लिए हम लोग इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है हाइपरटेंशन या फिर कार्डियक पेशेंट में। और तो तीसरा होता है अगर सब इससे भी नहीं आराम हुआ तो हम लोग टैबलेट मीजोप्रेस्टोल इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अब टैबलेट मीजोप्रेस्टोल जो होता है इसको हम लोग जो रूट होता है, अब इसका सब लिंगुअल होता है, मतलब टंग के नीचे रखते हैं, तो सब लिंगुअल इसका रूट होता है और इसका जो डोज होता है वो 600 से लेके 800 माइक्रोग्राम होता है, 800 माइक्रोग्राम होता है। इसका साइड इफेक्ट एब्डोमिनल क्रैम्प कर सकता है, हाइपरथर्मिया, और याद रखना इसको कोई रिपीटेशन नहीं है, इसका सिर्फ सिंगल डोज होता है, सिंगल डोज हम लोग देते हैं मीजोप्रेस्टोल का। ये क्या होता है बेसिकली, ये क्या होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव होता है। उसके बाद इंजेक्शन कार्बोप्रोस्ट, इंजेक्शन कार्बोप्रोस्ट, ये सिर्फ जो होता है IM दिया जाता है, IV नहीं देते, अगर IV दे दिए तो पेशेंट नहीं मर जाएगा, तो इसको हम लोग IM देते हैं सिर्फ। तो जो कार्बोप्रोस्ट होता है ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव है, इसका जो डोज होता है वो 200 माइक्रोग्राम होता है, 200 माइक्रोग्राम, अगर mg में दे देंगे तो 0.2 mg, 200 माइक्रोग्राम होता है। और रूट इसका वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ IM देते हैं, IM इसका होता है। और जो कार्बोप्रोस्ट होता है, अब जो कार्बोप्रोस्ट का मैक्सिमम 8 डोज हम लोग इसका दे सकते हैं, 8 डोज, और एवरी 30 मिनट में रिपीट करते हैं, एवरी 30 मिनट में, मतलब पहला डोज दिया 0.2 mg, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 30 मिनट के बाद हम लोग क्या करते हैं रिपीट करते हैं, फिर 0.2 mg, ऐसे करके हम लोग 8 बार ही रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद सपोज इससे भी नहीं आराम होता तो हम लोग क्या, उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट हम लोग का लास्ट ऑप्शन रहता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को शिफ्ट करते हैं OT पे, अंडर एनेस्थीसिया उसको लेके जाते हैं। और अगर अटोनिक यूट्रस है तो हम लोग को अगर पता चल गया कि अगर अटोनिक यूट्रस है तो हम लोग उसमें लेप्रोटोमी वगैरह कर देते हैं। तो लेप्रोटोमी मतलब उसमें एब्डोमेन कट करके वहाँ पे सब सर्जरी वगैरह होती है। तो हम लोग ने देख लिया मेडिकल ट्रीटमेंट, हम लोग ने देख लिया 4 ड्रग होती हैं। सबसे पहले इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, उसके बाद इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन हो गया, उसके बाद इंजेक्शन मिथार्जिन, फिर उसके बाद टैबलेट मीजोप्रेस्टोल, उसके बाद हम लोग ने इंजेक्शन कार्बोप्रोस्ट। ये 4 मेडिकल मैनेजमेंट देख लिया। और मेडिकल मैनेजमेंट से सपोज नहीं गया तो हम लोग सर्जिकल पे जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे लेप्रोटोमी कर देते हैं, लेप्रोटोमी, तो वहाँ पे हम लोग लेप्रोटोमी कर देते हैं। ये हो गया, तो ये मतलब ये बेसिकली हो गया। तो बेसिकली अपना कर रहता क्या कि सपोज अटोनिक यूट्रस है तो इससे गायब हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पे प्लासेंटा टिश्यू अंदर है तो उसको हम लोग को निकालना ही पड़ेगा, तो उस केस में हम लोग को सर्जरी, वहाँ पे सर्जरी ऑप्शन रह जाता है क्योंकि वहाँ प्लासेंटल टिश्यू है। मेनली इसका कॉज अटोनिक यूट्रस होता है तो हम लोग ये 4 दवाई देते हैं। पर अगर प्लासेंटल टिश्यू है तो इसके लिए हम लोग यूट्रस को हम लोग कहाँ से उसको टोन, वहाँ पे उसका कोई टोन का मतलब नहीं है, और रिटेन प्लासेंटल टिश्यू की वजह से उसका रीजन है PPH का, तो उसको हम उस केस में हम लोग सर्जरी करते हैं। क्योंकि जो PPH, क्योंकि रिटेन प्लासेंटल टिश्यू होता है, ये क्या करा सकता है वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह करा सकता है वहाँ पे, तो ये हो गया। और सपोज वहाँ पे ट्रोमा का केस बन रहा है तो ट्रोमा के केस में भी क्या होता है कि वहाँ पे इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे भी हम लोग को सर्जरी वगैरह देखनी रहती है। तो ये हो गया बेसिकली अपना। अब ट्रोमा से इन्फेक्शन कैसा होता है तो ये भी बता देता हूँ। सपोज ट्रोमा से इन्फेक्शन कैसा होता है, तो सपोज कोई ट्रोमा हो गया तो पेरिनियल टीयर हो गया। अब पेरिनियल टीयर हो गया तो वहाँ पे हिमेटोमेट्रा, वहाँ पे मतलब कनेक्शन हो जाता है, हिमेटोमा मतलब वहाँ पे ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। तो हो सकता है पेरिनियल हिमेटोमा हो, पेरिनियल हिमेटोमा मतलब वजाइना का जो इधर पे स्पेस होता है ना स्किन वाला, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियल। तो पेल्विक हिमेटोमा हो सकता है, वजाइनल हिमेटोमा हो सकता है, तो ब्लड कलेक्ट हो जाता है। अब बैक्टीरिया को ब्लड पसंद है तो बैक्टीरिया जो वायरस होगा वो ब्लड के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है, तो वहाँ पे क्या सकता है इन्फेक्शन करा सकता है वजाइना में, उसके बाद पेल्विक ऑर्गन में, तो वो वहाँ पे इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द PPH।